थोड़ी इसकी आवाज कम करो। चीचा करेगा ये बाद में, नहीं करेगा। चला दिया। अरे क्या एसी चला रहे हो? किसको गर्मी लग रही है? जाओ पास में नाला रहा। ऐसा भी क्या गर्मी लग रही है? तुम सारे बहुत जोर के वीआईपी हो। एक्चुअल में ही गर्मी होती है तो कोई मना करता ही नहीं। कौन कौन देखे आए थे पेपर? क्या पेपर है? जीके तो ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, ज्यादा करंट वरंट पूछ रहे हैं उसमें ना। इकोनॉमिक सर्वे। ज्योग्राफी अच्छी आई है, क्यों नहीं आई? खूब आई है ज्योग्राफी तो। जितना वेटेज था उतना है। पिछली बार कल्चर के सवाल 8-9 थे, अब की बार 5 थे। फिर हिस्ट्री के 2 ही थे। इतिहास कम आया। कोई जरूरी नहीं होता किस में क्या आ जाए। पर जो कल्चर वाले आए वो सब सरल थे, ज्यादा टफ सवाल नहीं पूछा है। आवाज नहीं आ रही? कोई बात नहीं, सबको आनी जरूरी थोड़ी है। जो चुप होगा उसको आ जाएगी। तो लास्ट टाइम क्या करवाया है? कौन सा किला करवा दिया? चित्तौड़। तो चित्तौड़ तो लिखवा ही दिया होगा। मंदिर नहीं करवाए? करवा दिए सब। हो गया हो गया हो गया। अगला लिखो बहसरोडगढ़। बहसरोडगढ़ चित्तौड़ में है, सुनना भाई। उपनाम सब जानते हैं इसका। राजस्थान का वेल्लोर। और इसका निर्माण जो है वो इसी में ही उत्तर है। दोनों यही है। भैंसा साहेब रोड़ा चारण, इसीलिए इन दोनों के नाम से क्या है, भैंसरोडगढ़। नदी जो है वो चंबल और बामणी। इतिहास के स्रोत ये कहते हैं कि ये दोनों के दोनों व्यापारी थे, व्यापार करने के लिए जाया करते। तो जो भी सामान बेच बाच के वापस आते तो चित्तौड़ के आसपास वाला ये भैंसरोडगढ़ का एरिया जो है, यहाँ पे रात हो जाना तो जंगल पड़ता था। तो इनको लगा यार यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इन दोनों ने करवा दिया। वेल्लोर सिटी जो है उसके जैसा किला है वहां पे, उसको आप किले को डालोगे तो भैंसरोडगढ़ का वेल्लोर वाला किला जो है वो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। पर तुलना किसी से भी की जा सकती है। करने वाला करके चला गया, पेपरों में आता है, बस ये बात याद रखनी है। अब आपको अगर ये पता है कि चित्तौड़ भैंसरोडगढ़ वाले एरिया से चंबल तो निकलती है इसलिए, और बामणी, ऐसा ऑप्शन में कई सवाल होते हैं जो ऑप्शन देख के भी होते हैं। जैसे भरतपुर का लोहागढ़ पूछा गया कल। लोहागढ़ में उसका निर्माता कौन है? सूरजमल। तो ये तो करवा रखा है। उस दरवाजे को कौन लाया था? जवाहर सिंह। ये भी करवा रखा है। अष्ट धातु किवाड़, तो दोनों यही तो थे उसमें। हाँ, ये जरूर था कि ये अष्ट धातु किवाड़ कौन से एरिया में लगा हुआ है। अब चित्र के अकॉर्डिंग वो लगा हुआ है उत्तरी भाग में, अष्ट धातु किवाड़। तो ये थोड़ा याद रखने का था।
पर उसमें जो अगर आप किसी बच्चे को मान लो कुछ भी याद नहीं है, थोड़ा सा ये भी याद करके चला गया कि उसका निर्माता सूरजमल जाट साहब है, तो बस वो उसी से ही सवाल हो गया। क्योंकि नीचे ऑप्शन जो दे रखे थे ना, वो ऐसे नहीं होते कि सारे मिक्स करके दे देगा। तो उसमें एक उत्तर भी बताया कि जवाहर सिंह लेके आया, तो वो एक से उस लास्ट वाले चौथा ऑप्शन से भी हो रहा था, वो एक में ही था। इसलिए इनमें थोड़ा दिमाग लगाया करो। कथन के सवाल जब से आने लगे हैं या मिलान सुमेलित वाले, इसमें ज्यादा फायदा है, इसमें गलत होने के चांस कम होते हैं, वैसे वाले में ज्यादा होते हैं। देखो वैसे अगर डायरेक्ट सवाल एक ही आ जाए कि ये फलाना दरवाजा, तो उसमें तो उत्तर आता है तो ही कर सकते हो। इसमें कम से कम ये तो है कि उस दरवाजे के अलावा कुछ और भी तो दे रखा है, तो ताकि आप उसमें आराम से कर जाते हो, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से बताओ भैंसरोडगढ़ कहाँ पे है, और भैंसरोडगढ़ का निर्माण किसने करवाया? भैंसासार रोडाचारण। कौन सी नदी है? चंबल और बम। छाप लो। पर तुम्हारा पेपर टफ आएगा। ऐसा ही तो सरल इसलिए आ रहा है, वो तो सरल नहीं कह सकते उसको। हाँ, जीके भाई एक चीज में टफ पूछी जाएगी, एक पार्ट इजी होने से क्या होता है, सारी चीजें टफ थी और बाकी करंट इकोनॉमिक सर्वे। तूने भविष्यवाणी कर दिया तो पक्का कठिन है। सब कठिन इसलिए लगता है उसमें डाटा होते हैं, याद नहीं होते, इसलिए कठिन है। डेली पढ़ो उसको। हास्यकार नारी सुंदर चित्रांकन है उसमें, तो दोनों ही है ना, और नहीं तो। उसने क्या कहा है? उसने ये कहा था कि नारियों का सुंदर आकृतियां। हाँ तो बिल्कुल सही है। उसमें एक गलत दिख रहा था, वो गलत करना है, सत्य गलत करना था। वो तेरे को इतना तो पता है, दो गलत क्यों होंगे? तो मिलान करने का थोड़ी है वो सवाल, उसमें तो असत्य था तो एक ही गलत था उसमें। कि जयपुर शैली में आप पढ़ते हो तो जयपुर आमेर दो, एक अलवर, ये तीन ही तो पढ़ते हो, तो ये आड़ती स्कूल में आती है वो तो इससे भिन्न होगी ना। हाँ सही बात है, मतलब पूरे ऑप्शन ही नहीं देखने, खुद का ही दिमाग लगाना है। हाँ तो जल्दबाजी की तो कटे जानू जो उतार लिया क्या? तो चित्तौड़ समाप्त, अगला हेडिंग लगाओ कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है भाई? इतना तो सबको ही पता होगा। ऐसा भी कोई विद्वान है जिसको ये नहीं पता कुंभलगढ़ का है? बढ़िया, ऊपर हाथ और उठा रहा है, खुश हो रहा है। तो कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में है, ठीक है। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है, और पहले गुजरात के लोग उदयपुर में आते थे दारू पीने के लिए शनिवार रविवार को। अब उदयपुर हो गया महंगा, इसलिए अब सारे कुंभलगढ़ जाते हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ की प्रकृति भी, चित्रण भी अच्छा है, वहां पे प्रकृति अच्छी है, देखने को मिलेगी। बारिश के टाइम में सबसे अच्छी जगह है कुंभलगढ़। दूर दूर तक घर दिखाई नहीं देंगे, किला है बस, उसके अलावा फिर पूरा जंगल ही जंगल है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 से 8 पहाड़ियां हैं चारों तरफ से। सबसे अच्छी जगह है बारिश के समय में घूमने की। ऐसा लगता है कि जहां पहाड़ी पे किला बना हुआ है, जिसका बादल महल जो है उस पे बादल आ जाए थे, आप फोटो खींचोगे तो भी अच्छी लगेगी। बादल आपके सामने ही होंगे, जेब में ही होंगे, ये मान के चलो। तो यहां से देखो, तो राजसमंद में इसके उपनाम सुनना, बड़ा सिंपल सा किला है। एक तो उपनाम होता है इसका कुंभल मेरू। कुंभल मेरू इसलिए क्योंकि कुंभा की जो पत्नी थी उसका नाम था कुंभल दे। देखो राशि भी सेम है दोनों की, कुंभा कुंभल दे। तो कुंभल दे जो होती है वो एक दिन अपने पति से कहती है
कुंभा से, और पति से कहने का समय महिला बड़े अच्छे से जानती है कि पति कब हमारी बातें सुन सकता है। ये कला होती है महिलाओं में, है ना। तो वो नागौर जीत के आए थे कुंभा, और नागौर जब जीत के आए उसके विजय के उपलक्ष्य में मुस्लिम शासक था शम्स खां, मुजाहिद खां, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। गाय वाय जो थी उन सबका व्यापार करना। कुंभा गुस्सा है, जादू के कूट काट दिया उनको। और जब जीत के आया तो वहां से वापस किले में जैसे आया, तो किले में पहुंचने पर रानियां जो होती हैं वो स्वागत करने के लिए जाती हैं राजा का, और तिलक विलक लगाती हैं, फिर उसको किले के अंदर ले जाया जाता है गाजे बाजे के साथ में। तो कुंभल देव उस समय दरवाजे पे जाती है, तिलक विलक करती है। कुंभल देव समझ गई कि राजा आज खुश है, क्योंकि वो तो चेहरे से ही प्रतीत होता है। तो उसको लगा खुशी के समय में मांगने का सबसे अच्छा मौका है। उसने कहा कि आज आपको क्या चाहिए? उसने कहा मैं जो मांगूंगी वो मुझे दोगे? बोला हाँ। तो बोला सब लोग ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ राजाओं ने अपनी रानियों के लिए तालाब, बावड़ियां, झील वेल कुछ ना कुछ बनवाया है, आपने मेरे लिए क्या किया? उसने कहा टेंशन मत ले, बता तुझे किला ही बनवा के दे दे तेरे नाम से। तो उन्होंने कहा हाँ। तो कुंभा ने अपनी रानी कुंभलदे के नाम पे इस किले को बनवाया था। ये बात झूठी है, क्योंकि बनवाया नहीं था, पहले से ही बना हुआ था। यहाँ पे संप्रित नाम का व्यक्ति था, जो अशोक सम्राट की कोई 11वीं 12वीं पीढ़ी का वंशज होता है, और वो भगवान की भक्ति अधिक करता था। और भक्ति, साधना, पढ़ना, ये सब एकांत में होता है। तो जिस जगह पे इसकी लोकेशन है ना, उसको देख के पता चलता है दूर दूर तक आदमी नहीं है। तो यहाँ पे वो तपस्या करते थे, तो थोड़ा मोड़ा चार दीवारी बवारी करवा ली, और उसी के अवशेषों पे कुंभा जाके 2-4 महल बनवा दिए, और रानी भी खुश और कुंभा भी खुश। परंतु कुंभा इस बात को जानता भी था कि चित्तौड़ पठारी बाग में है, पठार है, पीछे से चित्तौड़ पे चढ़ सकते थे लोग। इतना अच्छा पठार है कि आप आराम से जा सकते हो, कटीले रास्ते नहीं होते, चोरी छिपे आराम से चढ़ सकते हो, दिन में भी रात में भी चढ़ सकते हो। तो उसको लगा यार बार बार चित्तौड़ पे अटैक भी हो रहे हैं, पठारी बाग भी है, सुरक्षा भी मजबूत नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रांसफर करके कुंभलगढ़ आ गए कि भाई अगर कोई आदमी आएगा तो भी इतनी ऊंची पहाड़ी पे बैठे हुए हम कि दूर दूर से दिखाई देगा। तो इसलिए ऐसी लोकेशन है। एक दूसरा कारण यह भी था कि कुंभा जिस समय में कुंभलगढ़ को बनवाता है उस समय में उसके कब्जे में मारवाड़ भी था, जोधपुर भी उसके अधिकार क्षेत्र में था। कुंभा जोधा के पीछे भगा था कूटने के लिए, उसको काउनी गांव बीकानेर चला गया था, फिर संधि हुई थी। तो ये दोनों मारवाड़ और मेवाड़ दोनों की सीमा पे स्थित है, ऐसी लोकेशन है। जस्ट कुंभलगढ़ के जस्ट पास पाली शुरू हो जाता है इधर। तो पाली वाला एरिया, यानी कि रणकपुर आपको जाना है तो बिल्कुल पास में पड़ता है इस वाले रास्ते से, जो पाली का एरिया। तो इसीलिए ऐसी लोकेशन भी चाहिए थी, सुरक्षा भी चाहिए थी। और सुरक्षा के लिए क्या गजब काम किया, 36 किलोमीटर के एरिया तक तो भाई ने दीवार बनवा दी किले की। आओ कहां तक आओगे, 36 किलोमीटर की दीवार है, सोच के देखो, पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुकी। तो अपनी रानी को जो गिफ्ट दिया वो अच्छा दिया, यहाँ पे उन्हीं के नाम पर इसको कुंभल मेरू दुर्ग कहते हैं। उसके बाद में इसको कहते हैं मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, सुरक्षा खूब मिलती थी इनमें किलों में। आज भी आप चले जाओ तो आपको कोई ढूंढ नहीं सकता इधर, सही बात है ये। कई बार मैंने सुना भी है, जैसे उदयपुर साइड में जो भी कोई आदमी हत्या करके चला जाता है, भाग जाता है, बागी हो जाता है पुलिस से, वो जाके इन वाले एरियो में जाके ठहरता है। जानते नहीं, पहचानते नहीं कौन क्या है क्या है, कोई आपसे कोई सवाल भी नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी करो, क्योंकि ना आपकी उनकी लैंग्वेज मिक्स होती है, पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो। तो सीधी बात है कि यहाँ पे अधिकांशतः पहाड़ी एरिया है। तो मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, इससे बेहतर किला कोई नहीं हो सकता। इस किले को यह लिखा हुआ है कि कभी जीता ही नहीं गया, इसलिए अभी रिट का पेपर जो हुआ था पात्रता वाला, लेवल 1 के पेपर में ऐसे पूछ लिया कि राजस्थान का कौन सा अजय ध्रुव है, तो यही है। अच्छा आप लोहागढ़ को करते, पर लोहागढ़ ऑप्शन में भी नहीं था, क्योंकि सब लोहागढ़ को ही करते, पढ़ा भी वही है, पर इसको भी नहीं जीता गया।
पर एक बात आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो पढ़ोगे, कुंभलगढ़ का युद्ध 1578, है ना, शहबाज खान ने जीत लिया था इस किले को, पर नहीं जीता। शहबाज का कहां से जीतेगा, वो इस किले पे अटैक करने के लिए गया। इसकी दीवार जो है ना इतनी चौड़ी है कि जिसपे 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 7 मीटर चौड़ी दीवार है और बहुत मजबूत है। आप चाहो गोला बारूद कितने ही फेंक लो, नहीं टूटेगी। और हाइट भी दीवार की अच्छी है। तो वो क्या करता है कि दूसरी पहाड़ी पे खड़ा होता है और दूसरी पहाड़ी पे से गोला बारूद चलाया। एक ही पहुंच पाया, बाकी से चल के पहुंच ही नहीं पाए। वो एक भी इसके दरवाजे के अल्लाह पोल जो है ना उसके टकराया बस, और वहां पे आज भी निशान बना हुआ है। इस किले को जब यहाँ पे बनाना शुरू किया गया था कुंभा के द्वारा, तो यहाँ पर कोई ऋषि तपस्या करते थे। उससे पूछा गया कि किला बनाऊंगा मैं, बोला बना लो, पर इस पे बोला संप्रीत शासन करके गया है यहाँ। वो भी यहाँ जिस जगह पे ये कुटिया बनी हुई है, छोटे मोटे महल है, यहीं पे शासन कर सकता है, इसके चार तरफ का परकोटा नहीं बनवा सकता। उसने कहा क्यों, बोले यहाँ पे पता नहीं किसका श्राप है और वो बनने नहीं देता, तोड़ देता है। तो फिर बोला अगर किसी की बलि दी जाए तो फिर ये टूट सकता है। तो कहते हैं कि इस किले में मेहर नाम का साधु जो होता है, वो कहता है कि मैं बलि दूंगा और आप किला बनाओ, ताकि मेरी बलि से लोगों को सुरक्षा मिले। बहुत अच्छी बात है, हमारी प्रजा को सुरक्षा मिले। एक मर जाए क्या फर्क पड़ता है, हजारों की जान बचेगी। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जहां पे अपनी गर्दन को काट दूं, उसके बाद में मेरा मुंड जो है, ये नीचे का शरीर जो है, ये जहां तक चलता जाए वहां तक आप किले का निर्माण करना। कहते हैं कि जहां पे उन्होंने गर्दन काटी वहां पे तो एक छोटा सा अभी उनकी मजार टाइप की ऐसे कुछ बनी हुई है, चबूतरे टाइप का है वो किले का जो द्वार है वहां पे। और उनका धड़ जो है वो बादल महल में जाके गिरा, जहां बादल महल बना हुआ है। तो वहां तक किले का निर्माण शुरू किया गया और वहां तक एंड किया गया। इसलिए किला बड़ा अच्छा है, पर केवल बारिश के टाइम में अच्छा है। उसके अलावा तो इसको किसी ने नहीं जीता। रियल स्टोरी यही है कि कोई नहीं जीत पाया इसको। अजय ध्रुव है, याद रख सकते हो, मेवाड़ के राजा इसी में जाके चिपते थे। इसको माहौर दुर्ग भी कहते हैं। ये कोई मतलब नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आते। कमल पीरगढ़ ऐसे नाम है ये, जो पहाड़ियों के नाम से है। तो ये मैंने कभी नहीं देखे पेपर में। ये जरूर आता है, ये जरूर आता है, ये अभी आया था। इसका निर्माण बार बार चिल्ला चिल्ला की मैंने बोला ही है, शुरू किसने किया था, संप्रीत ने शुरू किया था, संप्रीत ने। और ये सवाल आ भी चुका है और इसको पूरा करवाया वो महाराणा कुंभा थे। ठीक है, कुंभा को पता था सब चीजों का, इसलिए इंटेलिजेंट आदमी था। श्रेणी जो होती है वो आती है इसकी गिरी, क्योंकि किस पे स्थित है, पहाड़ी पर। और इसका जो वास्तुकार होता है, वास्तुकार कौन आएगा, मंडन। कौन आएगा, ये लो, आपको इस बात को याद रख लेना है, वास्तुकार इसका मंडन है। तो कुंभा की पत्नी का नाम क्या था, कुंभल देवी। उसी के नाम पर किले का नाम कुंभल मेरू, क्योंकि संस्कृत में नाम रखे जाते थे। उसके बाद मेवाड़ के राजाओं की क्या है, शरण स्त्री। इसको कभी भी जीता, इसीलिए क्या कहते हैं, अजय ध्रुव। शुरुआत किसने की, संप्रीत ने। पूरा करवाया कुंभा ने। इसका वास्तुकार कौन है, मंडल। कुंभा का वही था उस समय शिल्पी, वास्तुकार वही, गुजरात के ब्राह्मण परिवार से संबंध था। और ये आप याद रख सकते हो, उतार लो। सर कैमरे की क्वालिटी सही करो। वाह, अक्षर दिखने चाहिए, अक्षर तो दिख ही रहे। कैमरे की क्वालिटी क्या सही होगी, मैं काला हूं तो मैं काला ही दिखूंगा। अक्षर से ही मतलब होना चाहिए, और क्या ही लेना देना है तुम्हें, हैं। जितनी फीस दी होगी उतना तो कैमरा दिख ही रहा होगा। ऑफलाइन वालों ने ज्यादा दिए इसलिए ज्यादा दिख रहा है इनको। ये पुराने वाले बच्चे तो मिक्स हो गए, किधर किधर हो गए पता ही नहीं चल रहा।
किधर किधर बैठे हो? हाँ, शक्ल तो दिखे ताकि। तू पुराने में कहाँ से आ गया रे? वो बोलने वाला कहाँ गया? वो तो आता ही नहीं है ना, एक वो भरतपुर वाला। उसने ज्यादा पढ़ लिया, पुराना ही नहीं पचा अभी। कमल पीरगढ़। ले यार, मेरे को पता ही नहीं यार, मैंने बीच बीच में उर्दू लिख दिया ना। अब ठीक है। मेरा बेटा पीछे बैठे बैठे धमका रहा होता है, अरे क्या लिख दिया रे। लिख दिया क्या? लिख दिया तो फिर लिखो। किले की दीवार की लंबाई, किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर। किले की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 7 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर, 7 7, ये 7, इनको 7 ही नहीं पता चल रहा। 7 मीटर लिख लिया आप। इस दीवार पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। नई जीके नई आरबीसी किताबों में 8 है। इस दीवार पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और नई जीके किताबें लिखने वाला भी समझदार है, क्योंकि पुराने लोग ज्यादा चौड़े होते थे, इसलिए उसने पहले लिखता था 4 है। अब आजकल के कार्टून मेरे जैसे 8 हो गए, इसलिए आप कितने हो गए? तो बोला कितने चल सकते हैं? 8। सही बात है, तो इसलिए 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इस दीवार की तुलना, इस दीवार की तुलना भारत की महान दीवार, इस दीवार की तुलना वैसे चीन की दीवार से की जाती है। हाँ, तो इसको तो भारत की महान दीवार ही कहते हैं। इस दीवार की तुलना चीन की दीवार से की जाती है, पर भारत की तो क्या है, ये महान दीवार है। कौन से किले की इतनी लंबी है दीवार? पूरा जिला नहीं बस रहा 36 किलोमीटर में। दूध शुरू नहीं होता, उससे पहले खत्म हो जाता, तो फिर चीन की दीवार से की जाती है। लिख लिया क्या? अब बोर्ड पे देख लो। तो किले में जाओगे, नीचे नीचे का हल्ला पोल, दूसरा दरवाजा ऊपर ही है, ये आरेठ पोल। यहां तक कुछ भी नहीं है, यहां पर एक यज्ञ वेदी है। यज्ञ वेदी समझते हो? है? यज्ञ यज्ञ करने का भवन। हवन कुंड देखा क्या? यज्ञशाला ही नहीं देखी? खूब कई बार करवाते हैं ये इधर पावटा के आसपास। हाँ, कभी 151 का, कभी 500।
है 108 का हुआ है, हाँ वही। तो उसकी विशेषता ये होती है, बातें मत करो, कि उसमें एक तो वो व्यक्ति बैठ सकता है जो विवाहिता होता है, अविवाहिताओं के लिए उसमें जगह, ये बात ध्यान रखना, फालतू मत जाया करो। तुम चक्कर लगा सकते हो वैसे उसके चारों तरफ है। मेरा लोड क्यों लेते हो है? मैं तो उस यज्ञ में साधु बन के जाऊंगा, छाती पे बैठ जाऊं मैं तो, इतने ज्ञान रखता हूं मैं, है ना। तो इसलिए याद रखो, है तुम्हें क्या ही पता। उस यज्ञ में सबसे बड़ा कुंड होता है राम कुंड। राम कुंड पे वो व्यक्ति बैठता है आज के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा पैसे देता है, जिसने 51,000 रुपए दिए है, लाख 2 लाख जो भी दे, वो सबसे ज्यादा पैसे देने वाला बैठेगा उस पे। पहले ये होता था कि गांव का सबसे बड़ा सदस्य, जहां यज्ञ चल रहा है उस गांव के सबसे बड़े सदस्य को बिठाते, कि उसके, क्यों, कारण एक और होता है ना, कि बुढ़ापे में व्यक्ति जब आ जाता है तो उसके भगवान के अलावा कुछ नहीं बचता उसके पास। भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा बुजुर्ग आदमी ही करता है। तो कहते हैं कि यार एक यात्रा है ये, एक तीर्थ होता है। बुढ़ापे में अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो, इसका मतलब आपने सारे पाप धो लिए, ये सच्चाई है। क्योंकि आपके साथ में कभी गलत नहीं हो सकता। जितनी भी चीजें हमने देखी है आज तक, कोई ऐसे फालतू की, मैं कोई फेंकने वाली बात नहीं बता रहा, आपके साथ में कितनी भी बुरी घटना हो जाए, आप जीवन में कभी गलत नहीं किया ना, तो उस मुंह से आप बाहर आ सकते हो, ये सच है। और गलत किया होगा तो फिर वो सारी चीजें उसी में ही शामिल होती हैं, फिर पाप वाप सब, फिर जल्दी ही सलट जाओगे, ये कंफर्म होता है। तो यहां से इसमें रामकुंड, बड़ा कुंड जिसपे बिठाया जाता है, बाकी सब छोटे मोटे पे कोई भी बैठ जाए। पर वो यज्ञ बनाया जाता है कच्ची मिट्टी का, ईंट वींट लाकर बना लेते हैं, और फिर ऊपर सरखी लगाई जाती है उसपे, जो लकड़ी की बनती है, फिर उसको हटा देते हैं। यज्ञ संपूर्ण हुआ। जिस प्रदेश में होता है वहां की प्रकृति जो होती है उसमें भी शुद्धिकरण हो जाया करता है, और सबको भक्ति भावना से जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है। पर जैसे ही औरों में तो हटा देते हैं, यहां हटाई नहीं गई है, ये पक्की बनी हुई है, पूरे क्या नाम है, सब कुछ बाटे बाटे से बना रखी है। तो एक बार पूछिए थे कि पक्की यज्ञ वेदी कौन से किले में है? कुंभलगढ़ में। भाई एक बात तो ये थी कि मेवाड़ वाले जो हुआ करते थे, ये भक्ति करने वाले तो थे, बहुत ज्यादा भक्ति करते थे। इसीलिए तो आप जब एकीकरण पढ़ते हो तो उसमें पृथ्वी पर सभी राजाओं को दिया गया, पर सबको 10 लाख से ज्यादा नहीं दिया, इनको 20 लाख दिया गया। 5 लाख इनकी प्रतिष्ठा के नाम पे, और 5 लाख यहाँ पे भक्ति से संबंधित कार्य करवाते थे उनके लिए, मंदिरों के लिए, इनके लिए। तो इसीलिए मेवाड़ रहा ही है। तो यज्ञ यज्ञ वज्ञ करवाया करते थे, क्योंकि युद्ध भी अधिक होते थे, और उनमें जो भी सेना होती है उसको बाहुबल मिलेगा, इसलिए यज्ञ अधिक होते। तो हो सकता है यार कच्ची में बारिश वारिश आ जाए तो फिर नहीं हो पाए, यहां इन्होंने पक्की बनवा दी। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, वहां पे विष्णु मंदिर बनवा दिया, चेंज करवा दिया। इसके जस्ट पास में एक तालाब था जिसको आप पढ़ते हो मामा देव कुंड, 2 है राजस्थान में, एक यहाँ पे है, एक जालोर के किले में। इसके पास जो मंदिर है, जहां भी कुंभा गया वहां कुंभ श्याम मंदिर मिल जाएगा। कौन सा? कुंभ श्याम मंदिर। यहाँ कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में भी है और यहां भी है, कुंभ श्याम मंदिर बना हुआ है। इसमें भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है, नीलकंठ महादेव भी कहते हैं इस मंदिर में, कुंभ श्याम वाले मंदिर के पास में। और भगवान शिव की मूर्ति जो है वो लगभग 5 फीट उसकी हाइट है। मूर्ति का मतलब शिवलिंग है, कभी तुम सोचो भगवान शिव ही खड़े, नहीं, शिवलिंग है, और शिवलिंग की हाइट 5 फीट है। और उस पे महाराणा कुंभा जब जल चढ़ाते थे तो बैठ के चढ़ाया करते। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस शिवलिंग पे बैठ के जल चढ़ाना, तो कुंभा की हाइट क्या रही हुई होगी। राम सर जैसे तो उस पे लूम लूम के भी नहीं चढ़ा सकते, नीचे आधा नीचे,
तब जाके चढ़े वो। नहीं तो पहुंच ही नहीं पाएगा वो तो। इसलिए अब अनुमान लगा सकते हो कुंभा कितना बलशाली व्यक्ति रहा हुआ होगा, और यहाँ पे बैठ के ऐसे जल चढ़ा रहा था। भगवान की भक्ति अधिक करते थे। लास्ट टाइम में उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे। उन्माद का मतलब आज का कैंसर जो होता है उसको उन्माद रोग कहते हैं। और उन्माद रोग से ग्रसित हो गए थे, दिन प्रतिदिन स्थिति खराब हो रखी थी, पर फिर भी हार नहीं मानते थे। अब बेटे को लगा पिताजी खूब सारी जीके जो है वो बढ़ा दी, दुनिया भर की स्थापत्य कला और चित्रकला और उसकी साहित्य पे काम कर दिया। उद्दा गया और पीछे से जाके 2 छुरे लिए। इसी मंदिर की बातें वो, यहां से छुरा गोपता है कुंभा के पीछे कोल में, यहां से पीछे से। आगे से अगर उसका बेटा जाए बीच के मार दे कुंभा, मरता मरता भी। इतना खतरनाक था। वास्तविकता है वहां मंदिर के बाहर अभिलेख जो है उसमें लिखा हुआ है कि उसकी हाइट बताते हैं 8 फीट के आसपास, ऐसा कुछ कहते हैं। भाई 8 फीट वाला ही चढ़ा सकता है। मैं अच्छे से देख रहा था कि मैं भी उसमें अच्छे ऐसे करके चढ़ा रहा ना तो ही पानी जा सकता है, क्योंकि अंदर नहीं जाने देते। कभी आप सोचो कि जल चढ़ाने के बाद, बाहर से अनुमान लगा रहा था खड़ा खड़ा, वास्तविकता में जस्ट थोड़ा सामने ही था। तो उसमें आप भी ऊंचे होना पड़ता है। कोई आदमी बैठ के चढ़ा रहा है, आधी हाइट से कम हो जाती है बैठने के बाद, और फिर हाथ से जल चढ़ाना कितनी बड़ी बात है। तो यहां से कहते हैं कि जैसे ही छुरा गोपा, वो पीछे घूम के देखते हैं, फिर वो और गोप देता है, और गोप देता है, तो कुंभा अब शिथिल हो जाता है। अब यहाँ इसमें से सीढ़ियां लगी हुई है, यहां से गिरा, टक 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 नीचे पानी का कुंड है। कुछ जिए तो वैसे नहीं जिया, इस कुंड में जाकर सोदा गिर गया। गिरने के बाद में यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। ये केवल किताबों में दे रखा है, वास्तविकता वहां पे कोई मंदिर नहीं है। और कुंभलगढ़ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर जाके वो मंदिर है जहां पे कुंभा की हत्या हुई थी। और लिखते हैं किसमें, इसी में। सारी लोकेशन देखी हुई है प्रत्यक्ष में, एक एक लोकेशन सब पे जा जाके ऐसे देखा हुआ है कि ये क्यों बना, वहां के पुजारी का माथा खाया हुआ है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर पता चलता है लास्ट में। अब यहाँ पे जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे नाइट शो चलता है, बढ़िया डीजे वीजे लगा रखा है, डांस वांस करती है जनता, और पैसे खर्च करते हैं दबा के। तो कुंभलगढ़ में चलता है, यहाँ पे रात को लाइटिंग वगैरह गजब की होती है, और मजे से जनता नाचती है, दारू दारू पी पा के ये काम होता है। कुंभा भी सोचता होगा कि इसलिए किला बनवाया जा गया, बैठे बैठे देखो क्या ही तमाशे हो रहा है। तो यहाँ से याद रख सकते हो। उसके बाद में आप किले में जैसे ही चढ़ोगे तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे घूम घूम के। यहाँ पे उस साधु की क्या नाम है समाधि टाइप बना रखी है, जो मेहर नामक व्यक्ति था उसकी बना रखी है। और यहाँ पर ही ये आपका किला है जिसकी आकृति है कटार की जैसी, कहते हैं कटारगढ़ जिसको कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग पे है। कटारगढ़ सबसे ऊपरी भाग पर है, ऐसे भी सवाल आता है, सबसे ऊपर है। अच्छा, किताबों में अच्छी ऑथेंटिक किताबों की बात सुनो आप, क्या दिया हुआ होता है कि यहाँ पे कटार की जैसी आकृति का है, इसलिए कटारगढ़ कहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी ने जो अपना सर काट के धड़ जहां तक पहुंचा था, तो वो सर काटा किससे था, कटार से। जिस जगह पे पहुंचा उसी एरिया को क्या बोल देते हैं, कटारगढ़। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ क्लास में हूँ। ठीक, अभी तो 2 घंटे है, फिर उसके बाद फ्री हूँ। 2 घंटे है, फिर उसके बाद फ्री हूँ, 3 बजे। ठीक ठीक। तो यहाँ सबसे ऊपरी भाग पर वो कटार से जाके गिरा था, तो इसलिए कटारगढ़ नाम पड़ गया। जो भी है अपने को जैसे भी आएगा पेपर में अपन कर देंगे, दोनों बातें बताते चल रहा हूं मैं। यहाँ पे जैसे चाक के चढ़ के देखोगे, चढ़ना जाना यहाँ पे जरूरी है। ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जनाना पार्ट है, जनाना महल है, एक मर्दाना है, ठीक है। और ये वाला जो है वो चालू है, इसको बंद कर दिया। मर्जी अगलों की। बोल क्यों सर, मुझे क्या पता क्यों बंद कर दिया।
ये कोई मैं थोड़ी बनवा के आया, क्यों बंद किया इस गढ़ को। तो अधिकांशतः जनाना महिलाओं का जो महल हुआ करता था उन सबको सब किलो में बंद कर दिया है, इसलिए कि वहां पे जाके तुम दिल नहीं बना सको, है ना, उसमें नीचे लिख नहीं सको, इसीलिए बंद कर दिया। पुड़िया नहीं खा सको, इसलिए बंद कर दिया। अच्छा, पर वो ऊपर जब चढ़ते हो ना तो वो दिखता है, वैसे दिखता है खुला पड़ा है, और ऐसा कोई विशेष महल नहीं होते गढ़ों में, जैसे व्याख्या करते हैं ना, बहुत खूबसूरत होता है यार ये वो, बच्चा सोता पता नहीं कैसा है, वो वहां जाके गालियां निकालता है कि आराम खोर, इतनी प्रशंसा कर दी कि फालतू में 1200 रुपए खर्च करवा दिए। इसलिए ऐसा कोई विशेष महल नहीं होता। ये मान लो आप ये वाला जो ये पिलर लग रहा है, इतने से इससे छोटे ही महल होते हैं इधर इधर के, इसके सामने 2-3 पिलर लग रहे हैं, बस ये पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। और महिलाओं वाला जो होता था उसमें तो वैसे भी नहीं रह सकता, इसमें छुपने की जगह कहीं नहीं होगी, सीधी बात है। मर्दाना वाला जो है उसमें छुपने की जगह होती है, कोई मान लो खुदा न खास्ता आके घुस भी जाए दुश्मन, तो फिर ये थोड़ा सा बचने का प्रयास करे कि छुप छुप जाए, ऐसी चीज। महिलाओं वालों में ऐसा नहीं होता, तो ये याद रख सकते हो। ये वाला तो बंद ही है, ये चालू है, इसमें तो आप जाओगे यहाँ फोटो वोटो लेना आराम से, चढ़ गए। अब यहाँ पे महल बना हुआ है कोने में, जिसको बोलते हैं बादल महल, और यहाँ पे सबको पता है कि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था 9 मई 1540। सारी दुनिया जानती है स्थिति को। और वैसे इतिहास जब पढ़ते हैं ना तो सबको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने बड़े योद्धा होंगे। मान लो कि अगर योद्धा इतने बड़े होते थे ये, तो भाई जिसका माँ बाप भी तो चौड़े होने चाहिए, शरीर में बहुत तगड़े होने चाहिए, तभी तो कोई बच्चा ढंगा होगा। ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप तो बहुत ही लंबी हाइट के और टिंगर हो गया 2 फीट का, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं भाई। जैसे प्रताप बड़ा है तो उस बादल महल में कोई भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिकट तो सबकी लगनी है, तो जाओगे पीछे से जाके देखोगे बादल महल होगा एसी से लेके यहां तक का, मैं खड़ा हूं यहां तक का, बस ये वाला एरिया। इतना सा बादल महल है। अपन सोचते हैं पता नहीं कितना बड़ा है, अंदर जाओगे तो मैं तो जाके अंदर देखा तो मैं सोच रहा था इसमें 4 आदमी खड़े रह सकते हैं, 2 आदमी चैन से लेट के सो सकते हैं, इतना बड़ा है वो, बस। और उसमें इनका जन्म हुआ तो रानी को भी रखा गया होगा, और कई किताब वाले तो लिखते हैं बादल महल की जूनी कचहरी में जन्म हुआ, और ये भी लिखते हैं कि दक्षिण दिशा में जन्म हुआ। जैसे तो बैठ के देख रहा था कब से, पता नहीं कितना बड़ा है। अंदर जाओगे तो मैं तो जाके अंदर देखा तो मैं सोच रहा था इसमें 4 आदमी खड़े रह सकते हैं, 2 आदमी चैन से लेट के सो सकते हैं, इतना बड़ा है वो, बस। और उसमें इनका जन्म हुआ तो रानी को भी रखा गया होगा, और कई किताब वाले तो लिखते हैं बादल महल की जूनी कचहरी में जन्म हुआ, और ये भी लिखते हैं कि दक्षिण दिशा में जन्म हुआ। जैसे तो बैठ के देख रहा था कब से प्रताप पैदा हुआ, और मैं लिख देता हूं प्रताप पैदा हुआ और मैंने लिख दिया, वो सब फालतू की बातें। जूनी कचहरी का मतलब ये है कि आगे बरामदा है, उसको जूनी कचहरी बोलते हैं बादल महल को। साइड में जो एक छोटी जहां जो जगह है ना, आगे बरामदा टाइप का है, एक जस्ट इधर भी महल है, दोनों आमने सामने महल, बीच में खुला हुआ, एक को बादल महल एक को जूनी कचहरी, वहीं पे उसका जन्म हुआ था, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो ये बादल महल है साहब, जहां पे पहले प्रताप के जन्म से पहले तो ये होता था कि इंद्र भगवान की फोटो थी और उसकी पूजा करते थे लोग। तो ऐसे महल में रानी को क्यों रखा गया? क्योंकि वो समय ऐसा ही चल रहा था, चोरी छिपे जन्म हो रहे हैं, क्योंकि भाई दुश्मन सेना चारों तरफ घेर के बैठी हुई है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इस वजह से किले के अंदर वाले जूनी कचहरी में उसकी मां को रखा गया कि बच्चा पैदा हुआ है, मेवाड़ बड़े संघर्ष सहे हैं उन्होंने, इसलिए ये बादल महल में इनका जन्म हुआ था। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी। अच्छा, ऊपर ही ऊपर एक महल है, 2 चीजें याद रख लो, एक आता है जालिया का मालिया,
खूब आता है पेपर में आजकल। अधीनस्थ बोर्ड तो पता नहीं कितनी बार पीटीआई में पूछ चुका। जालिया का मालिया, मालिया का मतलब होता है चौबारा, जो सबसे ऊपर होता है। जैसे अपना घर है, उसकी छत खुली हुई है, एक ही मकान है, उसको गांव में कहते हैं चौबारा। ये गलिया, ये चौबारा, यहाँ आना ना, वो वाला। अच्छा, और एक ये जाली रानी थी उसके नाम पे, और रानियों के नाम पे जाली बाव। बाव का मतलब होता है बावड़ी। और ये दोनों कौन से किले में है? तो कोमलगढ़। तो दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 7 मीटर। कितने घुड़सवार? 8 घुड़सवार, 7 8 याद रख लेना। उसके बाद में दरवाजे आरेट पोल और हल्ला पोल। यहाँ पे कौन सी यज्ञ वेदी? पक्की। कुंड कौन सा? मंदिर कौन सा? ऊपर ऊपर महल कौन सा? कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर कौन सा? बाद। किसका जन्म हुआ? कितने पार्ट है महल के? 2, एक मर्दाना और जनक। किसकी बलि दी गई? मेहर। महलों में देखो जालिया, मालिया और जाली बाव, याद रख लो। दीवार की लंबाई, चौड़ाई, कितने घुड़सवार, याद रह जाएगी। एंट्री करोगे तो सबसे पहले 2 दरवाजे कौन से? आरेट और हल्ला। ठीक है, और भी हैं दरवाजे तो खूब सारे बने हैं कदम कदम पे। और उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ से कि इस किले में जो कुंड बना हुआ है उसका नाम क्या है? मामदेव कुंड। उसके पास कौन सा मंदिर था? कुंभ श्याम मंदिर। ऊपरी ऊपरी हिस्से पे कौन सा महल है? कटारगढ़। कटारगढ़ कितने पार्ट है? एक मर्दाना और एक जनाना। ठीक है, वहां पे बादल महल में किसका जन्म हुआ? यहाँ जाली रानी के नाम से क्या है? जालिया का मालिया, जाली बाव। एक रानी के नाम पे अगर आप किले का ही नाम रख देते हो तो दूसरी के नाम पे कुछ तो बनवाना पड़ेगा। इसलिए जालिया का क्या बनवा दिया? मालिया। और जाली क्या बनवा दी? बाव। अभी आरपीएससी ने सवाल पूछा, गजब का सवाल था, देखने लायक सवाल था। कहा कि कौन सा किला है जिसके ऊपरी भाग पर राजप्रासाद। जो बच्चा इंटेलिजेंट था वही कर पाया होगा। सारी दुनिया को बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि सबसे ऊपरी भाग पे कटारगढ़ है। कटारगढ़ राजप्रासाद का मतलब होता है महल। तो यही तो कह रहा है ये, सबसे ऊपरी भाग पर क्या? राजप्रासाद। मध्य में जल के स्रोत, बीच में कुंड है तो जल के स्रोत, और नीचे समतल भूमि जो है उस पे खेती होती है। तो ये बात सच है। आप सोचते थे केवल किस में खेती होती है? चित्तौड़ में, परंतु नहीं, इसमें भी होती है। इसमें ये जीवंत दुर्ग भी है, ये लिविंग फोर्ट भी है। इस किले की 36 किलोमीटर का परकोटा है। इस किले के नीचे मुस्लिम समुदाय के लोग बसे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है। और मुस्लिम समुदाय के लोग वो हैं जो कुंभा के शासनकाल में कुंभा का साथ दे रहे थे, प्रताप के समय में प्रताप का साथ दे रहे थे। उन सबको राजा ने खुश होकर वहीं जमीन अलॉट कर दी। यानी कि जो ज्यादा प्रिय होता है उनको वहीं रख लेता है। आज भी इस किले के पहले दरवाजे पे किसी को रोक टोक नहीं होती, टिकट दूसरे पे ही लगती है। पहले वाले पे तो भाई लोग रहते हैं, बसे भी हैं, पर कच्चे घर हैं, कुछ नहीं है उनके पास में। आज भी खेती वेती करते हैं पर कच्चे घर है। यहाँ पर 52 मंदिर है एक ही जगह पे, इसीलिए उसको कह दिया बमन देवी। क्या? बमन देवी। तो ये बातें भी आपको याद रख लेनी है। और अब लिख लीजिएगा आप। चलो लिखो, क्या लिखोगे? सबसे पहले दरवाजा लिखो। और दरवाजे में लिखो आरेट पोल। आरेट पोल, आरेट पोल, आरेट है, आरेट पोल। और दूसरा हल्ला पोल, हल्ला पोल। आरेट पोल और हल्ला पोल लिख लिया। उसके बाद में लिखो बल्ला है, बल्ला लिख ले। हल्ला है कि बल्ला है?
उसके बाद में लिखो नीलकंठ महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और यज्ञ वेदी, नीलकंठ महादेव मंदिर और यज्ञ वेदी। नागौर जीत के गए थे, देख ले, शिवजी उठा ले गए। उठा ला तू वापस जाके, रिश्तेदार है। नीलकंठ महादेव मंदिर और यज्ञ वेदी, कोष्टक में कर लेना भाई, पक्की यज्ञ वेदी, पक्की नहीं, कच्ची नहीं है। तू कच्ची तक ही पहुंचा है क्या अभी तक? ये तो गलत बात है। तू किससे काम चलाता है? सिगड़ी से? दारू में सिगड़ी का क्या मतलब है? अलग होती है सिगड़ी है? अरे लिखो, अरे तुम पता नहीं कौन सी बातें करते हो। उसके बाद में लिख दो, इसके सामने लिखा हुआ है जो सब, मामदेव कुंड, कुंभ श्याम मंदिर। नहीं बोलूं मैं तो, बोर्ड पे लिख दिया ना, लिखो मामदेव कुंड, मामदेव कुंड या मामा देव कुंड। झापड़ मारूंगा, एक बता दिया है। मामा देव कुंड लिख दिया। उसके बाद में लिख दो कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। हेलो, कुंभ श्याम मंदिर लिख दिया क्या? उसके बाद में लिख दो जालिया का मालिया। क्या है बोलो? अभी चौबारा बताया था, क्या है ये? सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह सीता का बाप कौन है? रावण है सीता का बाप? हद हो गई। तो फिर तो तुम्हारी प्रेमिका जितनी भी है उन सब के बाप तुम ही हो, हैं? उनको आज से बेटी बोला करो, आराम खोर। लिख दिया क्या? जालिया का मालिया, मालिया का अर्थ होता है महल या चौबारा, और एक है जाली बाव, बाव का मतलब बावड़ी, जाली बाव। देखो, रानियों के नाम से बावड़ियां बनेंगी, चौबारे महल बनेंगे, क्योंकि रहती उसमें है, नहाने वाने का शौक ज्यादा होता है पानी वानी से, तो ये बावड़ियां इनके नाम पे ही है सारी। चांद बावड़ी है, राजा चांद ने बनवाई तब चांद बावड़ी। तो वो तुम्हारे जैसा था कोई अकेला, कोई था ही नहीं, आगे पीछे ऊपर नीचे रोने वाला रोने वाली। इसलिए खुद के नाम से बनवा गया। लिख दिया भाई दोनों। उसके बाद में लिखो कटारगढ़, कटारगढ़। कटारगढ़ की आकृति लिख दो कटार की जैसी, आकृति कटार की जैसी। कटारगढ़ की आकृति है कटार जैसी। लिख दिया क्या? आगे लिखो, इसका निर्माण करवाया कुंभा, निर्माण कुंभा, निर्माण कुंभा। इसमें लिखो, ये सवाल आया हुआ है, यहां पर बैठकर महाराणा कुंभा, यहां पर बैठकर महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा मेवाड़ की देखरेख करता था, मेवाड़ की देखरेख करता था। इसलिए इसे, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। लिख दिया?
फिर लिखो अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल में लिखो यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी बुलंदी पर बना हुआ है जिसे देखने पर सर की पगड़ी भी गिर जाती है। हाइट इतनी है कि बस पूछो मत, तो ये कोई विशेष बात नहीं है, ये सब में यही होता है, जिसे देखने पर सर की पगड़ी भी गिर जाती है। लिख दिया? तो सर की पगड़ी गिर रही है किसको देखने पर? कटारगढ़ को। उसके बाद में इसके अंदर लिख दो बादल महल, कोष्टक में कर देना प्रताप का जन्म, बादल महल प्रताप का जन्म। लिख लिया? उसके बाद में लिख दो जनाना महल मर्दाना महल, जनाना महल मर्दाना महल। लिख लिया? उसके बाद में लिखो मेहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई, मेहर नामक व्यक्ति की बलि दी गई। लिख लिया? उसके बाद में लिखो नोट लगा के जो अभी पूछा गया पेपर में, इसके ऊपरी भाग पर राजप्रासाद, मध्य भाग पर जलाशय, ऊपरी भाग पर राजप्रासाद, मध्य भाग पर जलाशय और समतल भूमि पर खेती की जाती है, और समतल भूमि पर खेती की जाती है। ऊपरी भाग पर राजप्रासाद, मध्य पर जलाशय और समतल पर खेती। लिख लिया? कर्नल टोड ने इसकी तुलना एस्ट्रूगन पद्धति से की है। कर्नल टोड ने इस किले की तुलना एस्ट्रूगन पद्धति से की है। एस्ट्रूगन वैसे जो मजबूत किले होते हैं ना, उनकी शैली होती है, और कुछ नहीं होता। एस्ट्रूगन पद्धति से की है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब किला है एस्ट्रूगन, पर किले की मजबूती की तुलना है ये, तो ये आप याद रख सकते हो। इसे पितृहंता द्रुक कहते हैं। बाप मरा इसलिए इसको क्या कह देते हैं? पितृहंता। लिख दो। इसे पितृहंता द्रुक कहते हैं। लिख लिया? अगले हेडिंग लगाओ अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला। अब एक बार सुन लेना फिर लिख लेना, ठीक है? एग्जाम में जब सवाल आएगा गलत नहीं होगा ये कोई भी, चाहे कितने ही लिख लो। सबसे पहले इसके उपनाम सुनना भाई। आर्बुदगिरी,
या एरिया को कहते हैं अर्बुदांचल। अर्बुदांचल पर पेपर में आता है भंवराथल। अभी तीनों क्या याद रखने, माउंट आबू में है किला, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, आरबुद। आरबुद नामक ऋषि इन पहाड़ियों में तपस्या करता था, और जिस जगह पे वो तपस्या करते थे उसी जगह पे किला बना दिया। क्षेत्र का नाम भी उनके नाम पे, जैसे चिड़ियानाथ के नाम पे चिड़िया टूक, उसी प्रकार से ये आरबुद के नाम पे आरबुदगिरी, है ना। अम्बरीक ऋषि के नाम पे आमेर। साधुओं के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पवित्र जगह मानी जाती थी। और एक विशेष एरिया को 20-30-50 किलोमीटर के एरिया को अंचल बोल दिया जाता है। जैसे अपन हाड़ौती अंचल में 4 जिले आते हैं, मेवाड़ अंचल है, मारवाड़ अंचल है, तो उसी प्रकार अर्बुदांचल, भवरातल। ये किला जब बन गया था तो परमारों का शासन था। परमारों के टाइम पे इस किले पे, गुजरात पास में है सिरोही के, गुजरात का था महमूद बेगड़ा, और बेगड़ा अपनी खूब सारी फौज लेके इस किले को तोड़ने का प्रयास करता है, और यहाँ के मंदिरों को तोड़ के लूटने का प्रयास करता है। जैसे ही प्रयास करता है तो वहां से भगवान शिव का मंदिर था, और उसमें से निकली मधुमक्खियां, बड़ी मधुमक्खियों को उस एरिया में कहते हैं भंवरा। क्या कहते हैं, इसीलिए क्या हो गया, भंवरातल। किले की रक्षा करने में बड़ा योगदान रहा उन मक्खियों का, इसी वजह से नाम पड़ गया कौन सा, भंवरातल। बस सीधी बात है। इसका निर्माण जो है वो डोडा परमारों ने करवाया था। डोडा परमार शासन करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो परमार शासक कह सकते हो, डोडा तो झालावाड़ वाले की तरफ थे, तो परमार शासक जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और परमारों की जो कुलदेवी हुआ करती थी, जो कुलदेवी थी इनकी, उसका नाम हुआ करता था अचल देवी। इसलिए उसी देवी के नाम पे किले का नाम क्या रख दिया, अचलगढ़। ये हुकमचंद जैन साहब कहते हैं कि अचल देवी के नाम पे किले का नाम अचलगढ़ है, और कुछ नहीं था। फिर बाद में इसके निर्माण के डाटा जो है वो किसके नाम से मिलते हैं, महाराणा कुंभा। 84 में से 32 ऐसे ही तो बनवा दिए, नाम प्लेट लगा लगा के, सब जगह लगा लगा के आ गए, आज पढ़ रहे हैं। श्रेणी जो होती है वो आती है साहब गिरी, गिरी ध्रुव है। तो नाम 3 हो गए। यहां पर कौन सा ऋषि तपस्या करता था, आर्बुद, इसीलिए नाम क्या है, अर्बुदागिरी। दूसरा अर्बुदांचल, मधुमक्खियों क्या बोलते हैं, होरा, क्या नाम हो गया, भंवरातल, याद रह जाएगी। उसके बाद में अगली बात, निर्माण शुरू किसने किया था, परमार शासकों ने, फिर बाद में किसने किया, कुंभा ने, और इसकी श्रेणी कौन सी होगी। अब सुनिएगा, ये किला जब देखने के लिए जाओगे तो मैं केवल बोर्ड पे बना रहा हूं, बाकी रियल में कोई किला नहीं है, पहले ही बता देता हूं, है ना। दरवाजा है, दरवाजा है, परकोटा है, इसीलिए बना दिया। किले के दरवाजे में जाओगे उससे पहले ही मंदिर है। ये मंदिर है जिसको बोलते हैं अचलेश्वर महादेव। कौन सा, ये मंदिर बहुत पुराना है ना। इसकी बनाने की शैली बहुत अच्छी है। भाटे को आपस में भाटे को ही जोड़ रखा है, चूना उना कोई प्रयोग नहीं। वैसे बारिश खूब होती थी वहां। तो यहाँ पे भगवान शिव जो होते हैं उनके अंगूठे की पूजा होती है। मतलब शिवलिंग नहीं है, अंगूठा ही है, अंगूठे की पूजा होती है, और उसको बोलते हैं ब्रह्म खड्डा। क्या बोलते हैं, गांव में बोलते हैं ना ब्रह्म खड्डा, खड्डा मतलब गड्ढा, तो वो गड्ढा ही होता है, तो इसको ब्रह्म खड्डा बोलते हैं। भगवान शिव विवाह करने के लिए चले गए पार्वती के साथ में, और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं इस जगह पे पहले से कोई गड्ढा था।
और उस गड्ढे की बात की जाए तो उसमें एक गाय का पैर जो है वो फंस गया। गाय का पैर फंसा तो सारे देवताओं ने उसको निकालने का प्रयास किया, क्योंकि गाय मां के समान पूजित है, पवित्र माना जाता है। तो नहीं निकला। तो बोला भाई पहाड़ी का राजा कौन है? बोला शिव है। तो बोला शिव को बुलाओ तो ये पैर निकल सकता है। भगवान शिव को बुलाया गया तो विवाह में से नहीं उठ सकते। तो उन्होंने कहा मैं मेरा पैर जो है पैर की अंगूठी से उसको निकाल दूंगा। कहते हैं भगवान शिव जब पैर की अंगूठी से उसको निकालने लगे तो पैर का अंगूठा वहीं रह गया, बाकी बाहर आ गया कि भाई उसमें एक चीज तो फंसेगी, चाहे तो गाय का पैर बचा लो या किसी और का पैर बचा लो। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें भगवान शिव का अंगूठा यहीं रह गया था, इसलिए आज तक अंगूठे की पूजा होती है। आप जब देखोगे तो ऐसे नीचे पानी गिरेगा, उसमें गड्ढे में नीचे अंगूठा दिखाई देता है, लोग उसी के हाथ लगा के खुद के पानी वानी लगा लेते हैं, थोड़ा अच्छा होता है ऐसा मानते, खुद के ऊपर पानी डाल लेते हैं। पवित्र जगह है, पौराणिक जगह है, भगवान से जुड़ी हुई है, तो वो अंगूठे की पूजा होती है। अच्छा, इस मंदिर के पास जस्ट ये बाहर की बात कर रहा हूं, अभी मैं अंदर किले में नहीं गया। यहां पर एक तालाब है, इस तालाब को कहते हैं मंदाग्नि कुंड। कौन सा? मंदाग्नि कुंड। वैसे भी मंदाग्नि मतलब मंद अग्नि, और जहां बारिश होगी वहां पर मंद अग्नि रहेगी, तो बारिश सबसे अधिक कहां होती है? माउंट आबू। तो इसलिए लोड ही नहीं लेना। यहां पे बनी हुई है कुटिया, उसके सामने हवन कुंड, दूसरी कुटिया हवन कुंड, तीसरी कुटिया हवन कुंड, और इसके बीचों बीच एक भैंस, दो भैंस, तीन भैंस, तीन भैंस खड़ी है सीमेंट की इसके बीचों बीच। और इस में कुटिया आज भी बनी हुई है, और टूटी पड़ी है वो कुटिया, पता नहीं कब की थी। कहते हैं कि इस कुंड में, मंदाग्नि कुंड में पहले घी हुआ करता था, और उस घी को निकालते और इन कुटियाओं में रहते थे साधु, पहाड़ी क्षेत्र साधु तपस्या करते थे, और यहां पे हवन कुंड करते थे, हवन करते। अब हवन करते तो उसमें से घी निकालते। अब कहते हैं कि साहब कुछ राक्षस आए और उन्होंने इस घी को दूषित कर दिया। दूषित कर दिया तो ये साधु जो होते हैं, इन्होंने कहते हैं कि भाई राजा के पास गए। राजा उस समय हुआ करता था धारावर्ष, और धारावर्ष से जाके कहा कि महाराज ऐसे ऐसे राक्षस हमारे यहाँ पे आते हैं और वो क्या नाम है घी को दूषित करके चले जाते। धारावर्ष ने कहा कि मैं मार दूंगा। बोले ठीक है, पर आप उनके सामने मत चले जाना। रामायण देखी, भगवान श्री राम किसके सामने? सुग्रीव के सामने नहीं जा सकता। बाली के सामने नहीं जा सकता। अगर चला जाएगा तो उसकी शक्ति आदि उनकी में चली जाएगी। तो पेड़ के पीछे चुपके मारा था। इसी प्रकार यहां था, बोला राक्षसों के सामने जाओगे तो आप जो है वो आपको मार सकते हैं। तो राजा ने कहा मैं पेड़ के पीछे चुपके मारूंगा। तो राजा पेड़ के पीछे चुप गया और उसने बाण चलाया, और तीनों के तीनों राक्षस ढेर हो गए, और तीनों के तीनों भैंस बन गए। इसलिए आज वहां तीन भैंस लगी हुई है। पर लोगों को इस कहानी का पता नहीं होता कि भैंस क्या है, तो ये राक्षस है। इसीलिए गांव में आज भी कहते हैं कि भैंस तो राक्षस का प्रतीक होती है, और वो तीन भैंस वहीं पे बनी हुई है। अब जनता क्या करती है, उन भैंसों के गले पड़ पड़ के फोटो खिंचवाती है, बस सीमेंट की बनी हुई है ना, ऐसा होता है। ये तो थी कहानी, और उसमें ये था रियलिटी में क्या राक्षस कौन होते हैं। तो ये अरब कंट्रीज के मुस्लिम थे, और राजा दारावर्ष ने 3 अरब कंट्रीज के मुस्लिमों को मारा। राक्षस अपने वही थे जो अपने प्रदेश से बाहर गए, इसलिए उन तीनों की मूर्ति भैंस के रूप में बनी हुई है। आप गाय को देखो, गाय अगर आप बच्चे को उसके सामने डाल दोगे उसके ऊपर पैर नहीं रखेगी, और भैंस कचुम्बर बना दे उसका, पता ही नहीं चलता। अब भैंस का दूध पीने वाले भी राक्षस ही होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं होता, मंद बुद्धि होते हैं, मुंड गवार होते, घर में सो गए पड़े रहेंगे, लो शाम हो गई पता ही नहीं है, पाडे की तरह से पड़े। इसलिए तो इसीलिए कहते हैं गाय का दूध अच्छा होता है। तो ये मंदाग्नि कुंड है जिसमें ये सब चीजें बनी हुई है, और ये हाँ
सरस का भी वही आता है, और कहाँ विशेष आएगा। तो यहां से ये मंदाग्नि कुंड है। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद आप किले में जाओ। यहां पर पहाड़ी को काट दिया गया। काट दिया गया तो जल इकट्ठा हो गया। जल इकट्ठा हो गया तो इसको भी कह दिया उन्होंने कपूर सागर है साहब ये। ठीक है। ऊपर जाते हो तो यहाँ पे कोई मानसिंह महल था, अब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक कुंड और है, सावन भादो झील। सावन भादो, क्योंकि श्रावण में भादवी में बारिश होती है, तो उस समय बरस जाया करती है, तो बोले सावन भादो। कहते हैं कि इसमें भी घी होता था, सारी दुनिया ही घी घी की बातें करती। इसके जस्ट पास में मंदिर जरूर है ना। तो मंदिर का पुजारी कह रहा था कि पहले इसमें घी होता था। एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, मीराबाई की झोपड़ी है, मीराबाई की, है ना। आप मीराबाई की झोपड़ी को देखोगे तुम्हें खुद को हंसी आएगी। एग्जामिनर पूछ रहा है, इसलिए हंसी आएगी कि 10 ईंट लगा रखी है, 10 ईंट, 5 इधर 5 इधर इधर, उसके ऊपर एक फोटो पड़ी है यार, बस बात खत्म। कोई जाता ही नहीं है, यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। अब आप जाके मैंने इतना बड़ा किला बता दिया, इसमें से किले के कोई अवशेष नहीं, नीचे नीचे वाले भाग है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सब खत्म हो गई। जैन मंदिर बन गया वहां पे, जबरदस्त जैन मंदिर बना दिए, क्योंकि गुजरात के लोग नजदीक है ना, खूब आते हैं, तो इसलिए जैन ही जैन मंदिर बने हुए हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कौन सा कुंड है ये, मंदाग्नि। ये कौन सा महादेव, अचलेश्वर, याद रह जाएगा, अचलगढ़ अचलेश्वर। उसके बाद में किसकी पूजा, अंगूठे की, जिसको क्या कहते हैं, ब्रह्म खड्डा। यहाँ पर किसकी झोपड़ी है, मीराबाई की। सागर कितने हैं, कपूर सागर और सावन भादो। महल किसका। एक बार लैब असिस्टेंट में सवाल आया था कि दुर्साहाड़ा का पीतल का सर कहाँ पड़ा हुआ है, तो इसी किले में है। कौन से किले में है, अचलगढ़। ये अचलगढ़ था। तो आप बता दो किले के बाहर कौन सा कुंड था। अरे बोलो, कितनी भैंस है उसमें। उसके पास शिव जी का मंदिर कौन सा, अचलेश्वर। किसकी पूजा होती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रह्म खड्डा। उसके बाद सामने जाओगे तो कौन सा महल है, मानसिंह। और दो सागर कौन कौन से, कपूर सागर और सावन बहादुर जी। याद रह जाएगी। तो एक बार तो इधर वाला तो लिख लो, ये मैं बोल के लिखवा दूं, वो वाला लिख दिया।
लिखो, आर्बुद दिख रही है तो सब लिख ही लिया। दर्शनीय स्थल लिखो, मंदाग्नि कुंड, मंदाग्नि कुंड, मंदाग्नि कुंड लिख लिया। मंदाग्नि कुंड, और दूसरा लिखना अचलेश्वर महादेव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, मंदाग्नि कुंड और दूसरा अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव में लिख दो, अंगूठे की पूजा की जाती है, पैर के अंगूठे की पूजा होती है, पैर के अंगूठे की पूजा होती है। लिख लिया। उसके बाद में लिखो, इसे ब्रह्म खड्डा कहते हैं, इसे ब्रह्म खड्डा कहते हैं। अचलेश्वर महादेव को, किसको? इसे ब्रह्म खड्डा कहते हैं। लिख लिया। उसके बाद में लिखो, मीराबाई की झोपड़ी, मीराबाई की झोपड़ी, मानसिंह महल, मानसिंह महल, मानसिंह महल, कपूर सागर, कपूर सागर, सावन बादो झील, सावन बादो झील। इसके बाद में लिख दो, दुर्साहाड़ा का पीतल का सर रखा हुआ है, दुर्साहाड़ा, दुर्साहाड़ा, अरे साहित्य में पढ़ते हैं, आड़ा, दुर्साहाड़ा का पीतल का सर रखा हुआ है। चारण थे ना ये। दुर्साहाड़ा का पीतल का सर रखा हुआ है। ठीक है। एक है मचान दुर्ग, लिख लो, सिरोही, कुशाला माता मंदिर, कुंभा की है ये सब, ये बदनौर में है। भीलवाड़ा, अब तो ये ब्यावर में चला गया ना। और बसंती दुर्ग, सिरोही। अच्छा, बोमट एरिया के हिसाब से बोमट दुर्ग, ये उदयपुर में मानते हैं। नेरकोटा, कड़ाई, देशनोक, महल, बाग बाड़मेर, बाग, महल उदयपुर, बस और क्या चाहिए। ये आते थोड़ी हैं ऐसे, हैं?
हाँ वो लिखा हुआ है, लिखते तो सभी हैं, फिक्स चीजें हैं जो आती हैं। जैसे कढ़ाई आ सकती है, और क्या नाम है, नहर वहर आ सकती है, और एक ये झील, बस। बाकी जो बात कर रहे हैं सावन भादो महल, वो नवलखा का पार्ट है एक, तो फिर क्या मतलब है। लिख लिया क्या? कुंभा की स्थापत्य कला समाप्त। रह रहा है क्या अभी भी? 4 लाइनें लिखनी है। अब मैं बोर्ड पे लिखूंगा और साथ के साथ लिखते जाना, इनका कोई इलाज नहीं है, लाइन टू लाइन लिखने हैं बस ये, ठीक है? ये याद करने ही पड़ेंगे बस, सीधी सी बात ये। अब लिखोगे तो पता चलेगा। एक आता है, सुना होगा नाम, उत्तरी सज्जनगढ़, कहाँ है? उदयपुर। निर्माण किसने करवाया था? नाम से ही तो है, सज्जन सिंह। पहाड़ी कौन सी है? बांसदरा। इसका उपनाम है मानसून पैलेस। यहाँ पे राजा इसलिए जाता था मानसून की जानकारी लेने के लिए। ओ बहुत ऊंचाई पे है ये। इसीलिए इसको कहते हैं उदयपुर का मुकुटमणि। जैसे अपने नारगढ़ है ना, वैसे है ये, तो हाइट पे होता है, उसको मुकुट बोलते हैं, है ना? उदयपुर का मुकुटमणि यहीं पे है। आजकल तो यहाँ पे एयरफोर्स विभाग का कुछ है, तो ये बना हुआ है मानसून की जानकारी लेने के लिए कि बारिश कब होगी, इस वजह से सज्जन सिंह ने बनवाया था ये। एक आता है साहब ऊंटाला का किला। ऊंटाला का किला, वल्लभगढ़। ये भी कहाँ है? उदयपुर। उसके बाद में देखो टोंक में कौन कौन से है। पचेवर का किला, काकोड़ा का किला, चौबुर्जा दुर्ग, ये सब टोंक में है। और ये भी टोंक में ही है, अमीरगढ़, असीरगढ़, बोमगढ़। ये सब टोंक के किले हो गए। मंडरायलगढ़, करौली, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, तिमनगढ़, करौली, मूर्ति तस्करी के लिए चर्चा में रहा। मूर्तियां चोर ले गए? पता नहीं यार। यहाँ पे एक बाटा है ना, कौन सा है, जिससे सोना बन जाता है? पारस पत्थर। वो मिला नहीं तुम्हें? तभी यहीं बैठे हो, नहीं तो घर होते आराम से। तुम भी बप्पी लहरी बन के घूम रहे होते।
करौली हो गया। धौलपुर में कौन सा है? शेरगढ़। धौलपुर में भी है तो। नाहरगढ़ भी दो हैं? दो है नाहरगढ़, शेरगढ़, धौलपुर। और शाहबाद दुर्ग, बारह। इसमें तोप है नवल बाण, नवल बाण तोप है। यहाँ पे है अलल पंख, उड़ते हुए हाथी। अरे शांति तो रख लो, हटो हटो। अब तो ज्यादा बोलोगे तुम। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, ये लो, ये लो। राम सर, तो वो तो आगे आ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड से तो नीचे ही रहता है वो। कुर्सी पे चढ़ के पढ़ाता होगा, कुर्सी पे चढ़ के लिखना पड़ता है ऊपर है। अच्छा हाँ, कलाकार आदमी है, नीचे लिख के ऊपर खिंचका देता है, समझदार आदमी है? हाँ, हाथ नहीं जाता ना। 2 3 4 साल के बच्चे के हाथ होते हैं इतने बड़े। दाढ़ी ज्यादा बड़ी हो गई, इतने बड़े हाथ नहीं है। पेट की तो बात ही मत कर। वो आदमी 1 किलो आराम से, 5 तो नहीं पर 1 किलो रबड़ी खा जाता है। बताओ, मिठाई खाने का इतना भयंकर शौक है कि पूछो मत। और लड़ाई करने का बहुत शौक है, भरतपुर के खून में ही है वो तो, उसको भी वही आदत है। एक बार की बात है, हम रात को 11 बज रहे थे, तो उदयपुर तो 11 12 बजे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनता सारी वहीं घूमती रहती है, टूरिज्म सिटी है। तो चल के आ रहे थे, तब हम दोनों के पास में गाड़ी नहीं थी, नहीं बाइक थी, FZ है इनके पास, तो उस पे बैठ के आ रहे थे, मैं चला रहा था। तो ये पीछे बैठा था, तो पीछे बैठा था भाई, गली में जैसे घुसने लगे। उदयपुर में कुत्ते बहुत हैं, इसलिए ज्यादा कुत्ते हैं क्योंकि वहां पे एक वो ये NGO बनते हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन कुत्तों को भोजन खिलाते हैं, तो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं उनको। तो हर गली में आपको कुत्ते मिल जाएंगे, खतरनाक, रात को जा ही नहीं सकते ऐसे। तो बाइक पे थे तो वैसे भी डर नहीं था। अब एक कुत्ता भौंकना शुरू किया, मैंने कहा मैं बाइक रोक लिया, फिर वो जोर जोर से भौंकने लगा। अब इसको उस कुत्ते पे गुस्सा आ गया, उस कुत्ते के पीछे भग लिया, बेल्ट निकाल के, और उसके, अरे मैं कह रहा मास्टर रुक जा रुक जा और वो भाई साहब कुत्ते के पीछे पीछे, कुत्ता आगे आगे इतना भयंकर गुस्सा आता है। तो भाई मैं कंट्रोल, उदय रुक जा थोड़ी देर तू, फिर इसको जैसे तैसे छोड़ गया है। बहुत गुस्सा आता है, अब तो बहुत कम हो गया, पर एक चीज जरूर है, कितना भी गुस्सा आता होगा, आदमी मन से बड़ा सीधा है, कोई लेना देना नहीं होता, सीधा सिंपल मस्त रहता है, जो मुंह में आए बोल देगा, बाद में सोचता अच्छा ये बोल दिया, यार तो गलती कर दिया सोचता बाद में है, पहले बोल देता है। तो वैसे मन का अच्छा इंसान है ना, व्यवस्थित भी है, ठीक है, मन का अच्छा है, पर कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है? मेरी बुराई करता है? कोई वो बुराई नहीं होती, वो प्यार है उसका, तुम्हें नहीं बताया ये क्या बुराई होती है? अब ये चीजें भी सब में नहीं होती ना, मैं उसके बारे में कुछ भी कह लूं वो कभी बुरा नहीं मान सकता,
वो मेरे बारे में कुछ भी गले नहीं, मैंने अक्सर देखा है, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, आज का नहीं हूँ, बूढ़ा हो गया पढ़ाता पढ़ाता। और मैंने इतने शिक्षक देखे हैं कि आपस में ही नहीं बनती उनकी, वो अपने ही अकड़ में रहते हैं। उसको लगता है मुझे बहुत कुछ आता है और दूसरे को लगता है मुझे बहुत कुछ आता कुछ नहीं है। बस ये जिसको ये लगने लग गया कि मैं ही सब कुछ हूं। अभी एक गुरुजी आ गए, वो हिस्ट्री वाले आ गए ना आज, तो आज उनका शाम को सेशन भी है। तो क्या नाम है, वो आए हैं वहीं से लक्ष्य से, तो वो यहाँ पे आए हैं। मैं वहां पे था, मैं दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता था, हिस्ट्री और कल्चर दोनों पढ़ाता था सब बैचों में। फिर भाई ज्यादा लोड था, 12-13 घंटे क्लास, पागल हो गया मैं एक तरीके से। फिर इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया तो मेरे बीच में और इनके बीच में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जिस बैच में मैंने हिस्ट्री पढ़ाई उनमें इनको भेजा गया कभी, तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ भी बता दिया तो ये कहते नहीं ये तो उसको आता ही नहीं है, अरे गलत पढ़ा दिया। नहीं, आपस में मास्टर सब्जेक्ट के तो बहुत खींचते हैं। और आप देखना, आप वो हिस्ट्री पढ़ाने लग जाएंगे, आप मेरे से सवाल पूछोगे ना तो भी मैं नहीं बताऊं, चाहे मुझे आता रहेगा। मेरा सवाल यही होगा, गुरुजी से चर्चा करो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने जो किताब पढ़ी हो वो बता दे और मैंने जो पढ़ी वो मैं बता दूं। तो फिर आपस में विरोधाभास हमारा कभी नहीं होता। और एक शिक्षक को क्या लेना है किसी के सब्जेक्ट में, सब कुछ आता है मास्टर, क्या नहीं आता? क्या ज्योग्राफी नहीं आती क्या? हमें खूब आती है, सब आती है। पर क्या मतलब होता है आपस में टांगे खींचने में? पर कईयों की आदत होती है, जयपुर में ज्यादा होता है, यहाँ पंचायती ज्यादा करते हैं मास्टर, चाय पे बैठ के एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। हम जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे की यही सोचते रहते हैं कि क्या करना है आगे की क्लासों का, यूट्यूब पे क्या सोचना है, कुछ नया करे। वो बुराइयों में टाइम निकाल रहे हैं, बस इसीलिए अंतर है। और हम खूब इतने साल से साथ रह लिए, कभी एक दूसरे के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, कभी भी किसी भी चीज को लेके। किसी ने कोई क्लास में बोल भी दिया तो मैं कह दूंगा भाई उनसे पूछो, और उन्होंने बोल दिया तो मैं पूछ लूंगा, बस बात खत्म। आपको कुछ फैक्ट ऐसा भी बता दिया तो आपस में दोनों बैठ के बात कर लेते, खत्म हो जाता। ये होता है, तो ये थोड़ी एक लड़ाई करो। ये सवाल आया था भाई अलल पंख, ये जब आया सब लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं कहां से आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2015 में किताब जो लिखी थी, मेरी आती थी पूरी थ्योरी की, उस वाले में भी लिखा था। और ये मैंने कहीं से नहीं लिखा, कभी मैं सोचूं मैं ही लिखता हूँ, मैंने लिखा था जो अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, दुर्गों की किताब, राम प्रसाद की कुछ नाम उसका, नहीं नहीं नाम ऐसे ही है कुछ, नाम दिमाग से निकल गया। जिनकी बहुत अच्छी किताब है, लगभग 200 के आसपास पेज है, जो केवल वही है। तो उस किताब का सोर्स था एक अलल पंख, हाथी उड़ते हुए। अभी तो ये कोटा वाला जो है, कोटा वाला की 12 वाले उसमें जो पुलिस वाला जो डिपार्टमेंट है वहां पे रखे हुए हैं, उसके बाहर रख दिए। तो ये याद रख सकते हो। एक शेरगढ़ जो बोल रहे थे ना आप अभी, वो कोषवर्धन है, लिख लो उसको। कोषवर्धन का किला 12, कोषवर्धन की पहाड़ी पे है ये, इसलिए इसका नाम आजकल चेंज हो गया। अगला 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 किला दूसरा 12 का, दूसरा है ये अलग, ये तो इसका हो गया ये डाटा तो सब। कोषवर्धन का किला 12, हाँ उड़ता हुआ हाथी लिख सकते हो, कोषवर्धन का किला 12। और ये लिख दो कौन सी नदी के किनारे है, परवन नदी है इसके पास में, परवन। इसे शेरगढ़ भी कहते हैं, इसे शेरगढ़ भी कहते हैं। शेरगढ़ भी कहते हैं तो लिख लिया होगा ये सब। उसके बाद में देखो, दौसा वाले किले को कहते हैं सूप छाजला, सूप छाजला दुर्ग, दौसा, ठीक है। इसकी आकृति है सूप छाजले की जैसी है। कौन सी नदी? कौन सी पार्वती नदी? कौन कहता है? कि किसने कह दिया कि ये पार्वती नदी किनारे पे, परवन नदी के किनारे पे है कोसवर्धन? है क्या कह रहा है?
और क्या कह रहा है वो? उठ के आ गया, आ गया, क्या कह रहा है? ओ, तैयार ही बैठे रहते। वैसे ये कला ठीक है, सीख लो, रोड पे मांग के तो खा लोगे। थोड़ी ताली बजाना सीख लो। अब बोल। है? शेरगढ़, शेरगढ़ और कोषवर्धन। गूंदोज। हाँ भाई होगा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं सुना, हो सकता है, मैं नहीं मानता। गूंगो और द्रुग बता रहे हैं कोई ये। तो वाह, शाबाश शाबाश। भाई हो सकता है इसने कहीं देखा हो, पर मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। पता नहीं, कोई गूंगो और द्रुग बता रहे हैं। हाँ आओ। हाँ, किस में आया हुआ दिखाना, फालतू में आया हुआ है। राजस्थान का, बस चुप। राजस्थान का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे, या राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां किलागढ़ नहीं हो। हर जगह पे किलागढ़ और थान सब जगह मिल जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई नहीं जो विशेष। 280 किले हैं, किले पढ़ाते तो 60 50 60 ही हैं। कहाँ से पढ़ाते सारे? और याद भी रख लो, ये तो याद रख लो, वही बड़ी बात है। हाँ तो ये याद रख लो। नहीं, ऐसे नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता, उसने बताया तो होगा। अपन तो कभी बहस करने वाले हैं ही नहीं। तो सबसे पहली बात है, सूप चाजला द्रुग कहाँ पे? 200। ठीक है। उसके बाद में अगली बात आएगी कि पूर्वी राजस्थान तो कंप्लीट हो गया। एक कोटा ध्रुव और रह जाता है। कोटा, लिख लो इन सबको। कर्नल टोड ने परकोटा आगरा किले के समान बताया। आगरा किले के समान बताया। उसके बाद में अगला आता है बाला किला, सुना क्या? बाला, ये तो जरूरी याद होगा तुम्हारे, तुम्हारे जैसा है ना। कुंवारा किला, इस पे एक भी अटैक नहीं हुआ इसलिए कुंवारा कहते हैं, विवाह की बात कोई नहीं है। बावनगढ़ का लाडला, बामनगढ़ का लाडला इसी को ही कहते हैं। इसका निर्माण तो शुरू किया था अलगू राय ने। श्रेणी पहाड़ी है ही। छंद की पहाड़ी पे है ये वहां लोकल में जाओगे तो ही पता चलेगा ये। और यहाँ पे जो महल बने हुए हैं वो है निकुंभ शासकों के बनवाए गए थे, इसलिए निकुंभ महल है। सलीम सागर, अकबर जो होता है वो अपने बेटे सलीम को नजरबंद रखता है, यहाँ पे ज्यादा बेवड़ा हो गया इसलिए सलीम सागर बन गया। इसी किले में 52 बुर्जें हैं लगभग, 52 छोटी 15 52 बुर्ज। ठीक है। तो ये बाला किला, और इसी के साथ एक और तिजारा दुर्ग। तिजारा दुर्ग कहाँ है? अलवर। तिजारा में है जो अभी खैरतल में चला गया, जो भर्तरी नगर में। यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है गदन शाह की। एक आता है काकनवाड़ी, काकनवाड़ी का किला, ये सरिस्का में, अलवर।
काकनवाड़ी के किले का निर्माता सवाई जयसिंह को बता रखा है आरबीएससी वालों ने। अच्छा, काकनवाड़ी में औरंगजेब ने किसको बंदी बनाया? हाँ, इसके भाई दारा को। दारा को बहुत भयंकर मौत दी थी इस आदमी ने। दारा को बंदी बनाया। ये सवाल पूछा जाता था पहले। नीलकंठ महादेव है यहाँ पे। यहाँ भी है भाई। एक आता है अलवर में पंचमहल, नीमराणा। एक आएगा जूना दुर्ग, बाड़मेर। इसमें सवाल आया, एक ही रास्ते से, एक ही रास्ते से जा सकते हैं। एक आता है कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला सिवानार जालोर हिस्ट्री में आएंगे। बाड़मेर, हाँ बटनेर करवाएंगे। हापा दुर्ग, हापा दुर्ग चोहटन में है। एक पूछा था जेल प्रेरी में किलोणगढ़, अरे क्या है? इसका निर्माण भी याद रख लेना, भीमोजी। अब ये क्या करे दिन में, लिखने के ही है। हाँ जी, गदन, गदन सा है। गे दे देन है। लालदास जी के गुरु नहीं थे क्या? गदन चिश्ती।
क्या क्या बोल रहे हैं? बंद हो गई, सामने दिख तो रहा है। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, बैठे रहो। जरूरी थोड़ी है दूध लिखना। वो भी बंद तो हो गई। वो नीचे से आएगा तो वो टाइम लगाएगा वैसे। हो गए बस। लिख लिया क्या? अरे वो फोन नहीं उठा रहा आने वाला। फोन नहीं उठा रहा हो। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? इकट्ठे जाऊंगा। 2 घंटा भी नहीं टिक सको थे। मेरा बेटा 1 मिनट में उठवा के सोचता रहे। वहां भी है। फिर इसका मतलब इंडिया वाले पेपर दिया करो 1 घंटे 30 मिनट का। ये राजस्थान वाला तो 3 घंटे होगा। फिर पेपर में भी तुम तो ऐसे घूमोगे इधर उधर बक बक के। मेरे पास माचिस होना, मैं लगा दूं। 1 मिनट में कलेश खत्म हो जाएगा। टिकते ही नहीं है एक जगह पे। क्या? एक है बटनेर। हनुमानगढ़ सबसे प्राचीन किला। निर्माण भूपत बाटी 3rd शताब्दी 288 ईस्वी। श्रेणी दानु भी है, जल भी है। नदी कौन सी है? घग्गर। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी है, क्योंकि वैसे भी इधर तो सारे विदेशी इधर से आए, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। शेर खां की मजार है। सबसे बुरा आक्रमण किया था यहाँ पे तैमूर लंग ने, कत्लेआम का आदेश। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया। क्या? चले गए बाहर? हाँ तो बढ़िया है, जाओ। एक होता है जानागढ़, प्रतापगढ़, छोटी मांझी साहिबा किला, प्रतापगढ़। नाथों का दुर्ग, कोट कास्ता जालोर। और एक बूंदी का किला। बूंदी का किला कहाँ है? जिसको आप लोग क्या कहते हो? तारागढ़ है। कुछ नहीं है, खंडर। अब हो गया, पहले तो था ही नहीं, तो क्या खेतों में थोड़ी रहते थे पहले।
कोई नया आदमी आ जाए ना तो तुम उसको खा जाओ। मेरे तो देखे हुए हो ना तुम, कैसे हो तो। बूंदी बरसिंघाड़ा, बरसिंघाड़ा। 14वीं सदी के आसपास 1398 ऐसे कुछ दे रखा है। श्रेणी गिरी है ये। इसके दर्शनीय स्थल में देखो, रानी जी की बावड़ी पता नहीं कितनी बार आती है। और इसका निर्माण पूछा था 1699 में, नाथावत रानी। 84 खंभों की छतरी, यही पास में ही है सब। बाकी चित्रकला में बता दिया, चित्रशाला बताया था ना, एक रंग विलास महल, और इसका निर्माण चित्रशाला का, इससे पहले पहाड़ था जहां पे तेरी आत्मा बसी हुई होगी। इससे पहले क्या था? ले राम की तरह से मैं भी ऊपर कर दूंगा इसको। एक सुना होगा नाम, चूरू, चूरू का किला। देखो इनको पता है। चूरू का किला कहाँ? चूरू। निर्माण बताओ। कुशाल सिंह, ये पूछा जा रहा है आजकल। और कुशाल सिंह ने कब करवाया? 1739 ईस्वी। क्या दागे गए थे? ओ देख लो, इनको सब याद है। एक याद है वैसे। हाँ, घना पटवाला जी। इनको बैठा तो नहीं जाना, क्या बाटा पड़ेंगे? ले लो। और खड़ा ही नहीं हूं इसके सामने, हटना बेवजह। लक्षण तो है नहीं।